ऐसा लगता है कि मुल्क में अब कानून कहीं बचा ही नहीं है। किसी के भी घर पर बुलडोज़र चला दिया। बेट द्वारका में आप देखिए कि मज़ारों पर, मकानों पर, ठीक है, अगर कोई ड्रग्स का काम कर रहा है तो कानून उसके लिए अपना काम करेगा। कोई हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई हमारा कानून जानने वाला मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जवाब तो दे कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कहाँ है आपकी। बिल्किस का मामला तो बहुत ही ज़्यादा संजीदा मामला है, दर्दनाक वाक़या है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये वाक़या रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता तो कोई रेयर ऑफ रेयर में नहीं, फांसी भी हो सकती है इसे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में ये आना चाहिए था और फांसी होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुआ? आप दोषी हो चुके हैं और दोषी होने के बाद अपेलेट कोर्ट में आपने ट्राई किया, सुप्रीम कोर्ट में ट्राई किया, कन्विक्शन कंफर्म हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या होता है गुनाह को साबित करने का? कोई रास्ता अल्लाह के दरबार के सिवा कुछ नहीं बचता। तो उसके बाद भी आप उन लोगों को छोड़ देते हो और वहीं छोड़ देते हो कि जाओ उसी के पड़ोस में जाके रहने लगो। पुलिस की बर्बरता ये पिछले सालों में बहुत देखी जा रही है। हमने देखा कि गुजरात में ही 2 दिन पहले आरोप था कि पथराव किया उन लोगों ने और सबके सामने उनको लाकर मैदान में पोल से, खंबे से बांधा गया। पुलिस उनको मार रही है और एक ख़ास विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर बैठकर तालियां बजा रहे हैं। सज़ा दी जाए तो क्या दी जाए, कितनी दी जाए, कब दी जाए, ये तमाम चीज़ें जो है ये पुलिस के हक़ से बाहर हैं। मुसलमान बच्चों को पकड़कर खंबे से बांधा रस्सी से और लकड़ी से पिटाई की, ना खुद मार रहे हैं यूनिफॉर्म से बल्कि कुछ हिंदू लड़कों को भी डंडा दिया, उन्होंने भी मारना शुरू किया। 33 साल नौजवान जिसे बजरंग दल के लोगों ने गाय के गोश्त के मामले में शक में पकड़ लिया था और उसकी मार पीट करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की, यहाँ तक कि उसकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। मैं सहल कुरैशी, इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मजीद मेमन साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। जब भी किसी मजलूम को कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, मजीद मेमन साहब हमेशा से मजलूमों की आवाज़ बनकर मुखरता से सामने आते हैं। आज गुजरात के दौरे पर हैं, अहमदाबाद में हैं। गोधरा के अंदर एक कस्टोडियल डेट का मामला सामने आया था। कासम हयात उस लड़के का नाम था, जिसका ये कहा गया कि पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस खबर को सबसे पहले हमने देश लाइव पर ब्रेक भी किया था। उसी के मामले में आज तक उसमें इंसाफ हुआ नहीं हुआ, उसी के मामले को लेकर मजीद मेमन साहब आज अहमदाबाद के दौरे पर थे। इसके अलावा जो देश के जो माहौल है, क्योंकि सियासत से भी काफ़ी करीबी रही है मजीद मेमन साहब की, राज्यसभा से एनसीपी से सांसद भी रहे हैं, तो कई ऐसे जो मामलात हैं, जो मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, ख़ासकर गुजरात और कर्नाटका, तेलंगाना में जो चीज़ें देखी जा रही है, इन तमाम मौजू पर हम बात करेंगे मजीद मेमन साहब से। मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया देश लाइव को। मजीद साहब, आज सबसे पहले ये कि अहमदाबाद का आपका ये दौरा किस लिए था? ये गुजरात ह्यूमन राइट कमीशन के सामने वो एक बंदे की जिसकी मौत कस्टडी में पिछले साल हो गई थी सितंबर में, एक 33 साल नौजवान जिसे बजरंग दल के लोगों ने गाय के गोश्त के मामले में शक में पकड़ लिया था और उसकी मार पीट करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की, यहाँ तक कि उसकी मौत हो गई। कस्टोडियल डेथ का ये मामला है जिसमें हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पिटीशन दाखिल की थी। दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की पिटीशन में मैं खुद जाकर एक बार अटेंड करके आया हूँ। वहाँ उन्होंने ये कहा कि ये मामला गुजरात ह्यूमन राइट कमीशन के ज़ेर गौर है, तो आप गुजरात ह्यूमन राइट कमीशन से रजू हों। तो उसी ताल्लुक़ से मैं आज यहाँ आया था। मैंने आज गुजरात ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य भट्ट साहब के सामने मुख्तसर तौर पर कुछ बहस की है और तलब किया है कि इस मामले में अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोई इंक्वायरी की है, कुछ गवाहियाँ रिकॉर्ड की हैं और कुछ फाइंडिंग दी है, तो हमें उसकी नकल मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसकी अर्ज़ी दें, तो इंशाअल्लाह अगली तारीख तक हमें इसकी नकलें मिल जाएंगी। मगर सतही तौर पर मैंने उनसे ये कहा है ऊपरी तौर पर कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान, जिससे हम सबको मोहब्बत है, उसका दर्जा ह्यूमन राइट लेवल पर दुनिया में बहुत ही नीचे है। बिल्कुल। तो ह्यूमन राइट वायलेशन का जो लिस्ट बनी है उसमें हम 100 देशों के बाद आते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। जबकि हमारा एक अज़्म है कि हम जमहूरियत में इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ का काम करते हैं, मानव अधिकारों को मानते हैं, और आप मानव अधिकार के एक ज़िम्मेदार व्यक्ति की तरह यहाँ बैठे हैं।
तो आपको इसमें देखना होगा। तो बहरहाल वो सुनवाई तो अब होगी। इसमें उस लड़के पर डीएम की रिपोर्ट से ये बताया गया है ऊपरी तौर पर कि उसको मारा नहीं गया था या उसकी कस्टोडियल डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उसने फांसी लटका ली थी। अब ये आगे बहस का मामला है। जब हमें रिपोर्ट सारी मिल जाएगी तो हम उस पर कानूनी तौर पर बहस करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे कानून ने आज ये हमें बताया है कि इस मुल्क में अगर कहीं कस्टोडियल डेथ होती है तो उस सूरत में जिनकी कस्टडी में एक नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी भारतीय नागरिक को अगर किसी कस्टडी में ले लिया जाता है पुलिस द्वारा और अगर वहाँ उसकी मौत हो जाती है तो उसको ये कस्टोडियल डेथ नहीं है ये साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उसके कस्टोडियन की होती है। अच्छा। पुलिस वालों की होती है। और यहाँ जो डीएम ने जैसा कि बताया जा रहा है इंक्वायरी की है और उन्होंने ये बताया कि इसने फांसी लटका दी, तो ये मैं समझता हूँ मामला अभी आगे तफसील से बहस पे होगा। कानून के ज़ेर गौर है, सब जुडिस कहना चाहिए। और गुजरात हाई कोर्ट में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कमीशन की रिपोर्ट अगर हमारे तवक्के के मुताबिक नहीं मिली या सच्चाई उसमें ज़ाहिर नहीं हुई तो हम लोग को गुजरात हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये जो कासिम हयात का जो मामला है, हमने पिछले कुछ साल पहले देखा था उत्तर प्रदेश में भी एक कस्टोडियल डेथ का मामला आया था। उसमें ये बताया गया था कि नल की टोंटी से लटक कर आत्महत्या कर ली, इतनी छोटी वो टोंटी थी। कासिम हयात के मामले में भी वो पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे उसको क्या मिल गया। पुलिस की बर्बरता ये पिछले सालों में बहुत देखी जा रही है। हमने देखा कि गुजरात में ही 2 दिन पहले आरोप था कि पथराव किया उन लोगों ने और सबके सामने उनको लाकर मैदान में पोल से खंबे से बांधा गया, पुलिस उनको मार रही है और एक ख़ास विशेष समुदाय के लोग वहाँ पर बैठकर तालियां बजा रहे हैं। देखिए, ये बड़े दुख की बात है। कई बार हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तंबीह की है पुलिस को कि आपको अगर कानून ने वर्दी दी है, इख्तियारात दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को इस तरह पीटें। सज़ा देने का हक़ पुलिस को बिल्कुल नहीं है। पुलिस का हक़ सिर्फ तफ्तीश का है, गुनाह रजिस्टर करने का, तफ्तीश का और अदालत के सामने रखने का। दोषी है या नहीं है, सज़ा दी जाए तो क्या दी जाए, कितनी दी जाए, कब दी जाए, ये तमाम चीज़ें जो है ये पुलिस के हक़ से बाहर हैं। ये सिर्फ अदलिया तय कर सकता है। मगर जिस तरह से पुलिस ने मारपीट किया है, और ये मुझे ख़ुद वीडियो दिखाया गया परसों का कि नवरात्रि के वक्त में बताया जा रहा है कि कुछ शरपसंद लोगों ने मस्जिद से करीब कुछ शोर किया था, तो जिस पर वहाँ गुस्सा जाहिर किया गया और कुछ पथराव भी किया। कुछ मुसलमान लड़कों ने भी गलती की कि वहाँ पथराव किया, वो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल इस तरह से मजहबी मामलात में पथराव करना बिल्कुल ही सही नहीं है। हम भी उसकी उस पर तंबीह करेंगे। मगर वो पथराव के नतीजे में पुलिस वालों ने मुसलमान बच्चों को पकड़कर खंबे से बांधा रस्सी से और लकड़ी से पिटाई की। ना खुद मार रहे हैं यूनिफॉर्म से, बल्कि कुछ हिंदू लड़कों को भी डंडा दिया, उन्होंने भी मारना शुरू किया और तालियां बजा रहे हैं और लोग सारे यहाँ ताले बजा रहे हैं। ये तो बड़ा शर्मनाक मामला है। मैं समझता हूँ इस किस्म के दृश्य जब देखे जाते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है, कानून का। ये आपने बहुत सही बात कही कि ये चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि मुल्क में अब कानून कहीं बचा ही नहीं है। किसी के भी घर पर बुलडोज़र चला दिया। बेट द्वारका में आप देखिए कि मज़ारों पर, मकानों पर, ठीक है, अगर कोई ड्रग्स का काम कर रहा है तो कानून उसके लिए अपना काम करेगा। अब जैसे कोई लड़का है, किसी ने कुछ गलत किया, उसका घर जाकर आपने तोड़ दिया, तो उसके बूढ़े माँ बाप, परिवार वाले, है ना, कानून कुछ नहीं है। जो सरकार चाहे, जो प्रशासन चाहे। बदकिस्मती से पिछले कुछ दिनों से PFI को बैन करने के बहाने से या उसके पर्दे में इन्होंने कई अत्याचार करना शुरू कर दिए। मदरसों में घुस जाना, मुसलमानों को उठा लेना, जहाँ से उनकी प्रॉपर्टी तोड़ देना, ये सब नाजायज़ चीज़ें हैं। देखिए, PFI में अगर कहीं कोई गैरकानूनी या मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई हरकत हुई तो यकीनी तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर PFI के बहाने आप पूरी मुसलमान कौम को ज़िम्मेदार ठहराएं या मुसलमान बच्चों को या मुसलमान मजहबी लोगों को आप सताएं, तो ये तो नाजायज़ बात है। तो ये क्या लगता है कि गुजरात चुनाव को लेकर ही ज़्यादा इन चीज़ों को हवा दी जा रही है? जाहिर है, गुजरात चुनाव भी एक सियासी मकसद है और एक वातावरण, माहौल ऐसा तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे पोलराइजेशन हो और जिससे फिर वो चुनाव को किसी तरह से जीत लिया जाए। तो ये इसी के लिए बिल्किस बानो के मामले को भी इसी के लिए उसके जो मुजरिमान थे इसीलिए उन्हें बिल्कुल रिहाई दे दी गई, माफ़ी दे दी गई। बिल्किस का मामला तो बहुत ही ज़्यादा संजीदा मामला है और मैं उस सिलसिले में कानून की जो छोटी बहुत ही जानकारी मुझे है और अपना अनुभव है,
मैं उसके आधार पर ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार को कानून ये हक देता है कि किसी को माफ़ी दे दी जाए या किसी की सज़ा कम कर दी जाए या ख़त्म कर दी जाए, तो उसके भी कुछ उसूल होते हैं। बग़ैर उसूल के कोई चीज़ जमहूरियत में नहीं चलती। जमहूरियत में मनधड़क काम नहीं किया जा सकता, हर चीज़ के लिए आप जवाब दें। जहाँ तक कि बिल्किस बानो का मामला है, अगर आप उसके फैक्ट्स को देखें तो मुझे ताज्जुब तो ये होता है कि जब मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद गुनाह साबित हो गया बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स एज इट सेड, और दोषी ठहरा दिए गए, सज़ा दे दी गई उनको। मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप फैक्ट्स देखें कि किस तरह से मासूम बच्चे को मारा, कैसे किस तरह से जच्चा के साथ जना किया गया, किस तरह से बहुत ही यानी इतना दर्दनाक वाक़या है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये वाक़या रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता तो कोई रेयर ऑफ रेयर में नहीं फांसी भी हो सकती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में ये आना चाहिए था और फांसी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है पहले। और उसके बाद अगर इनको छोड़ दिया जाता है और उनको वहीं पर छोड़ दिया जाता है, जबकि देखिए हमारे मुल्क के कानून में जब किसी भी आम मामले में भी अदालतें नहायत ही एहतियात के साथ ज़मानत देती है, जब किसी को ज़मानत भी दी जाती है तो हालांकि गुनाह साबित नहीं हुआ है, आप ज़मानत मांग रहे हैं इसलिए कि आप पर मुकदमा अभी दायर किया गया है, उस वक्त भी अदालत ये कहती है कि आप गवाहों के करीब नहीं जाएंगे, आप गवाहों को नहीं छेड़छाड़ करेंगे। और यहाँ दोषी ठहरा दिए गए जिनको पूरा मौका अपने दफा का दिया गया था, जिन्होंने हिंदुस्तान के काबिल तरीन वकला की खिदमत हासिल करने के बाद अपना मुकदमा लड़ा था, उसके बाद ये साबित हो चुका कि शक की तमाम से हटकर बाकायदा मुकदमा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपके ख़िलाफ़ साबित हो चुका है, आप दोषी हो चुके हैं। और दोषी होने के बाद अपेलेट कोर्ट में आपने ट्राई किया, सुप्रीम कोर्ट में ट्राई किया, कन्विक्शन कन्फर्म हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या होता है गुनाह को साबित करने का कोई रास्ता, अल्लाह के दरबार के सिवा कुछ नहीं बचता। तो उसके बाद भी आप उन लोगों को छोड़ देते हो और वहीं छोड़ देते हो कि जाओ उसी के पड़ोस में जाके रहने लगो, कोई पाबंदी नहीं, खाली कर जाने लगे मकान, कोई पाबंदी नहीं उसी के घर के पास जाना, ताकि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो सारा कहाँ गया, उसके बारे में कोई हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई हमारा कानून जानने वाला मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जवाब तो दे कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कहाँ है आपकी, कि ऐसे दोषियों को जिन्होंने गुनाह किया है जो 10 बार साबित हो चुका, ट्रायल कोर्ट के ज़रिए, अपेलेट कोर्ट के ज़रिए, सेकंड अपेलेट कोर्ट के ज़रिए, और गुनाह क्या है उसकी गंभीरता को मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्तियों को आपने छोड़ दिया कि जहाँ मजलूम विक्टिम है उसके पास जाके रहो वहीं बाजू में। समझ में नहीं आती कि ये कैसे कानून का हमारा के रवाज है, विच रूल ऑफ लॉ इज़ दिस इज़ समथिंग अनएक्सप्लेनेबल। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से कोई लब खोलने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, जजिस वगैरह, जैसा आपने बताया कि कानून जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ रही है, एक तरफ हमने देखा कि एक आतंकवाद के आरोप में थी साध्वी प्रज्ञा, उन्हें ज़मानत दे दी गई, बीजेपी से सांसद बना दिया गया। दूसरी तरफ हम देखें उत्तर प्रदेश के ये एक हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिन पर धर्मांतरण का आरोप लगा, तकरीबन 70 साल के आसपास उनकी उम्र हो चुकी है, अब तक उन पर भी ज़मानत को लेकर या कुछ वो फैसला अब भी उन पर भी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत, देखिए हमें अदलिया का एहतराम हर सूरत में करना होगा। बिल्कुल, कहीं कोई एक आध गलतियाँ अगर हो गई हैं तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी होगी। मैं बहैसियत एक अफसर ऑफ कोर्ट, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का अगर अदलिया से एतमाद कम हो रहा है तो उस कमी को रोकने के लिए और एतमाद को दोबारा राज करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। और हमारे पास आज हिंदुस्तान में अदलिया के सिवा कोई और दरवाज़ा नहीं है कि जहां आप इंसाफ पा सकें। अब अदलिया का इंसाफ देने का जो तरीक़ा है उसमें शक व शुबह की अगर गुंजाइश होती है तो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी और इस मुल्क की आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें सबको मिलकर ये कोशिश करनी है। मेरे अपने कई दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस रहे हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त रहे हैं, मैं उनसे भी चर्चा करता हूँ अक्सर। मैं कहता हूँ हम सब की कोशिश ये होगी कि मीडिया के ज़रिए, और मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर अदलिया का एहतराम करते हुए अदलिया को दुरुस्त करने के लिए कोशिशें करें। लेकिन जो आपने कहा कि कोशिशें बिल्कुल की जानी चाहिए, लेकिन कोशिश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं उनकी होती है, सत्ता पक्ष की होती है। ये वो सत्ता पक्ष तो बदकिस्मती से उसमें फिर सियासत आ जाती है कि हम राजनीतिक हेतु से कोई किसी की मुखालफत कर रहे हैं।
या मैं तो कानून मंत्री आजकल जो जीजू जी हैं मेरे अच्छे पर्सनल दोस्त हैं और मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं वो। किरण रिजिजू मैंने जी। उनसे अभी किरण रिजिजू साहब से अभी कल भी अपील की, जब ये इलेक्शन कमीशन में कानून इलेक्टोरल लॉज को अमेंड करने की बात हुई, तो मैंने उनसे कहा भी है कि रिजिजू जी आप ये जो सुझाव ला रहे हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के चेंज के, जैसे फ्री बीज के बारे में है या जैसे पिटिशंस अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसमें इलेक्टोरल लॉज में बहुत सारी तरमीम की ज़रूरत है अगर हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है तो, लोकतंत्र को। उस सूरत में आप किसी को मोदी जी की सरकार के नाम से कानून मंत्री होने के नाते थोपे ना, बल्कि आप सभी पार्टी को बुलाकर, हिंदुस्तान की सभी जमहूरियत पार्टियों को बुलाकर चर्चा करें, उसके बाद हाउस में इसको पुटअप करें, पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए अपनी राय लें, उसके बाद एक ठोस कानून बनाएं ताकि जमहूरियत बरकरार रहे। अच्छा, दूसरा जी वापस मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर बात करना चाहूँगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जो मामला है, धर्मांतरण के जो आरोप उन पर लगे, उसके बाद ही देखा जा रहा है कि मुस्लिम तंजीमें भी उनसे दूरी बनाने लगी है। नहीं देखिए, जब अगर ऐसा लगता है कि कानूनी तौर पर किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत लाया गया है तो वो सबूत सच्चा है या नहीं है उसका हमारा एक ठहराया हुआ प्रोसीजर है, एक ट्रायल के तौर पे चलेगा। जब भी गिरफ्तारियां होती हैं, अब जैसे पिछले मैं इसकी मिसाल दूं आपको कि देश में अपोजिशन पार्टीज़ का बड़ा शोर है पिछले 2 साल से। महाराष्ट्र के 2 मंत्री जेल में पड़े हुए साल भर से, तो वहाँ ऐसा है कि ईडी गलत काम करती है, ईडी राजनीतिक हेतु से काम करती है या सीबीआई राजनीतिक हेतु से काम करती है, पॉलिटिकल वेंजेंस से काम होता है। तो ये जहाँ तक कि सीबीआई और ईडी की कारकर्दगी की बात है, ये हो सकता है सही हो, मगर जब ये गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद ये अदालतों में पेश करते हैं ना उन लोगों को, तो जज के सामने आता है मामला, और जब जज उसकी तस्दीक करके उनकी कस्टडी देता है तो फिर हम उंगली नहीं उठा सकते। कलीम साहब का यही मामला है, इसीलिए तंजीमें खामोश हैं कि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कलीम साहब के हक़ में कि जिससे यूँ लगे कि हमने अदालत की बदनवानी की है, बिल्कुल, या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात, इसलिए लोग खामोश। अच्छा, दूसरा हमने कल देखा तेलंगाना के अंदर कुछ शरपसंद लोग, गुंडा किस्म के लोग मदरसे के अंदर घुसकर वहाँ पूजा शुरू कर दी। नहीं, वो देखिए ये सब चीज़ें तो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहाँ का गृह मंत्री क्या कर रहा है, वहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, वहाँ का कानून मंत्री क्या कर, उन लोगों को चाहिए कि ये सारे गैर कानूनी काम हैं, इसमें कोई इसको सजेस्ट ये नहीं कर सकता कि ये सही है, कोई नहीं कहेगा सही है, क्योंकि सबको अपनी अपनी पोजीशन संभालनी है। आप संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री हो या आप गृह मंत्री हो, तो ये आपको जवाब देना है कि ये इस तरह से घुस कर पूजा वहाँ करने जा रहे हैं, ये क्या मजाक हुआ। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें जो ये बदनज़मी की अलामत है, और ये सिर्फ यही दिखाती है कि लोगों को जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट या इंतज़ामिया जो है वो हरास कर रहा है या तकलीफ़ दे रहा है, तो उसका पुरसान हल कोई नहीं है, और ऐसी सूरत में रूल ऑफ लॉ जो है मुल्क का वो बदनाम होता है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है, जिस तरीके से विपक्ष में बिखराव जो नज़र आ रहा है, 2024 के चुनाव भी सर पर हैं, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, ओवैसी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो की, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो आपको क्या लगता है? क्योंकि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा मुसलमान, दलित, ये जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा बाकायदा एहसास से कमतरी का शिकार हो चुके हैं, इतना ज़्यादा जुल्म इन पर हो जाहिर चुका है। है। देखिए, देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।